वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज की हमारी लेक्चर का टॉपिक ट्रेड ऑफ इंडिया ही है। इससे रिलेटेड जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट दोनों वीडियोस में यूनिट 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज जो मैंने एमसीक्यूज लिए हैं 10 एमसीक्यूज, ये हमारे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों से रिलेटेड है। आज से मैं यूनिट 2 के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रही हूँ एंड यूनिट 1 में और यूनिट 2 का मतलब ये जो यूनिट 1 का मेरा एक पार्ट बच गया था कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया एंड तो उसके बारे में मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं। देन आज जो मैंने ये टॉपिक यूनिट 2 स्टार्ट किया है, ये जो एमसीक्यूज है इज रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। एमसीक्यू को क्लियर करने का मैंने आपको तरीका हमेशा ही बताया है कि जब भी आप एमसीक्यू को चाहते हैं कि आपके सारे एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो, तो आप जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू हैं आपके, उनकी आप ब्रीफ पहले हिस्ट्री कर लो, मतलब ब्रीफ एक तरीके से स्टडी कर लीजिए, सारे मीनिंग को अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपको मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा आपके कोर्स का, तो आप एमसीक्यू अच्छे से कर सकोगे। एंड एमसीक्यू को बहुत ध्यान से पढ़िए, आंसर्स को कोरिलेट करिए, जो रिलेट ना हो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है द कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बी डिफाइंड अंडर, मतलब कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये चीज याद ही करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 3 और सब सेक्शन 2 में कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 2 में कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया मींस द डैश ऑफ द पैसेंजर और गुड्स फ्रॉम एनी पोर्ट और प्लेस इन इंडिया टू एनी अदर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ द इंडिया। मतलब आपको जैसे कि पता ही कि कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया में गुड्स एंड पैसेंजर को किसके थ्रू हम वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाते हैं, प्लेन के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, या फिर रोड के थ्रू, या फिर सी के थ्रू। तो आपको पता है कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द शिप। हम सी के थ्रू मतलब जहाज के द्वारा, जो समुद्री जहाज होता है उसके द्वारा समुद्र के रास्ते से पैसेंजर्स को और गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो प्लेन नहीं होगा इसका आंसर, ये ध्यान रखिएगा। पहले वाले का आंसर हमारा ये है, दूसरे वाले का हमारा क्या हो जाएगा, समुद्र के रास्ते से ले जाते हैं, दैट मीन्स ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है all are the major challenges of the coastal trade in India except, मतलब ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये चैलेंजेस हैं, इनमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो चैलेंज नहीं है कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया का। चलिए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हमको दिया है द लैक ऑफ लुक्रेटिव गवर्नमेंट स्कीम, मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी हमारी कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया की, उसमें बहुत सारी कमियां थी। मतलब वो उतना पैसा कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया पे नहीं लगाते थे जितना लगाना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम है हमारी। दूसरी हमारा अगर बात करें स्लो एंड कम्बरसम प्रोसेस एट द कस्टम। कस्टम क्या होता है ये आपको पता ही है कि जब भी हम हमारा जैसे जहाज एक शहर से, मतलब एक सिटी से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पोर्ट एंड पैसेंजर्स को, गुड्स को कैरी करता है, तो बहुत सारी उसको लीगल फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है। मतलब हर जगह पे उसके सामान को चेक किया जाता है, हर चीज़ एक वेरिफिकेशन होता है। तो उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया का, चैलेंज यहाँ है। ड्रैगिंग इन स्मॉल पोर्ट्स, ड्रैगिंग इन स्मॉल, ड्रैगिंग का मतलब होता है क्लीनिंग नहीं होना। जैसे जो छोटे छोटे पोर्ट्स होते थे, बंदरगाह होते थे, वहाँ पे टाइम टू टाइम, जैसे कि जब बड़े जहाज आते हैं तो उनको क्या चाहिए होता है कि वहाँ का जो वाटर है उसके नीचे की जो लेयर्स होती है, जैसे कि मिट्टी विट्टी होती है, तो उसको साफ होना चाहिए। बट ये ड्रैग मतलब कि वो वहाँ पे सफाई ढंग से नहीं होती थी स्मॉल पोर्ट्स में, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। एक्सेस ऑफ मैन पावर, देखिए एक्सेस ऑफ मैन पावर इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया का मेजर चैलेंज है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट, मतलब ये आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड की, किसको छोड़कर बाकी सारी इंपॉर्टेंस है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो देखिए जब हम इंटरनेशनल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है, एफिशिएंट एलोकेशन एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ऑब्वियस है जब इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उसका हम इफिशियंटली एंड उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज हो गया।
फिर बात करते हैं कंजम्पशन एट अ हायर कॉस्ट। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो हम हायर कॉस्ट में कंजम्पशन क्यों करेंगे, तो ये हमें थोड़ा सा डाउट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। बट फिर भी हम एक बार सारे चेक करेंगे। जब भी आप एमसीक्यू रीड करिए आप हमेशा उसके सारे ऑप्शन को देखिए, ऐसा नहीं है अगर आपको आता भी फिर भी आप समझिए कि क्या रिलेट हो रहा है। देन थर्ड आपका है कि प्रमोट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन में एफिशिएंटली वर्क होता है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो हमारे कंट्री में, जिस भी कंट्री में हम जिस भी कंट्री से कर रहे हैं, तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ती, तो मोर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इसकी कौन सी एडवांटेज नहीं है, कंजम्पशन एट हाई कॉस्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मेरे 4 एमसीक्यूज थे ये कॉस्ट ट्रेड ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे। अब हमारी यहाँ से नेक्स्ट सेकेंड यूनिट शुरू होती है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है, अब ये जो टॉपिक्स मैंने लिया है, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये हमारा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फिफ्थ वाला हमारा जो एमसीक्यू है, द ओरिजिन ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एज ऑफ, मतलब हमारा अगर बात करें कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड कब से पाया गया, मतलब किस टाइम से शुरुआत हुई उसका ओरिजिन, मतलब कब से। तो हिंदू वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसका आंसर यही है, हिंदू वैली सिविलाइजेशन। याद रखिएगा क्योंकि मॉडर्न एरा में नहीं हुआ था, ब्रिटिश सिविलाइजेशन में नहीं हुआ था, और नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द आइडिया बिहाइंड इंडिया न्यू इकोनॉमिक मॉडल। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया का जो न्यू इकोनॉमिक मॉडल है उसके पीछे का जो आइडिया है वो क्या है। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको न्यू इकोनॉमिक मॉडल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यू इकोनॉमिक मॉडल इन इंडिया इज इक्वल्स टू लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबराई, ग्लोबलाई एंड प्राइवेटाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, पोस्ट। पोस्ट मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पोस्ट 1991 आफ्टर इंडिया फेस द वर्स्ट इकोनॉमिक क्रंच इन द टर्म्स ऑफ इट। मतलब 1991 के बाद इंडिया ने कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील किया था। फॉरेक्स, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि उस टाइम पे फॉरेक्स रिजर्व ये इंडिया के पास जो था वो सबसे कम था। नेशनल रिजर्व था, गोल्ड रिजर्व था, आयरन रिजर्व था, बट फॉरेन रिजर्व जो था वो सबसे कम था। तो ये एक इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल मेंटेन अ कंप्लीट मोनोपोली ओवर द ट्रेड ऑफ इंडिया। कॉलोनियल रूल क्या है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश शासन था, जैसे अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम उस जो ड्यूरेशन थी उसको कॉलोनियल रूल कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से उस टाइम पे किसका शासन था, ध्यान रखिएगा कि कॉलोनियल रूल किसके द्वारा मेंटेन, पूरी मोनोपोली किसकी थी, ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश की थी, यूरोप की नहीं थी, अफ्रीका की नहीं थी, अमेरिका की नहीं थी। ध्यान रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया वाज द सप्लायर। उस टाइम पे जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस टाइम पे इंडिया किस चीज की सप्लाई करता था। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, आपको जैसा कि पता ही कि इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसीलिए इंडिया किसकी सप्लाई करता था, रॉ मटेरियल की। ठीक है, ना ही इंडिगो की करता था, ना ही जूट की, ना ही कॉपर की, तो किसकी सप्लाई करता था, सप्लायर किस चीज का था इंडिया, रॉ मटेरियल का। बट एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया यूज्ड इंपोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड। इंडिया इंपोर्ट क्या चीज करता था, भाई हमने एक्सपोर्ट बता दिया, सप्लायर हम सप्लायर का मतलब हो गया एक्सपोर्ट, हम किस चीज का करते थे, रॉ मटेरियल करते थे। बट इंग्लैंड से हम इंपोर्ट क्या करते थे, देखिए हमसे क्या करते थे, जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था तो हमें पता है कि हमारे यहाँ क्या था उस टाइम पे, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, तो हम रॉ मटेरियल को तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते थे। और जो इंग्लैंड था उससे हम उसी रॉ मटेरियल को, इंग्लैंड इतना चला था, मतलब ये जो ब्रिटिश थे इतने चालाक थे, ये हमसे हमारा रॉ मटेरियल को परचेज करते थे और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हम ही को ही इंपोर्ट कर देते थे। तो हम इंग्लैंड से क्या इंपोर्ट करते थे, फिनिश्ड गुड्स। ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आज के लेक्चर के लिए, इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे यूनिट 2 के 10 एमसीक्यूज फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप मेरे इसके पहले की दोनों वीडियोस देखें ताकि आपका ये पेपर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू क्लास।